हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो कल वीडियो लेक्चर नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज मुझे अपने थोड़े कॉलेज के काम की वजह से कॉलेज जाना पड़ गया था। ठीक है, एक जरूरी इंपॉर्टेंट मीटअप था। लेकिन हम लोग दोबारा से अपने चैप्टर पर भाई बैक आ चुके हैं और हम पढ़ रहे थे भाई चैप्टर सॉल्यूशंस, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और पिछले टर्म पर हम लोगों ने राउल्स लॉ और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं और उनके क्या डेरिवेशंस और फॉर्मूले होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। और शायद हम लोगों ने पिछले टर्म पर कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करी थी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भैया अभी तक आपने एक भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कराई है। तो मेरा उन लोगों के लिए जवाब यह है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वैसे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 15 से 16 से 20 क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे, वो उसकी सीरीज अलग से लाई जाएगी। और अगर आप वीडियो लेक्चर पूरा देखते हो तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस 5-6 क्वेश्चंस आपको सिमिलर टॉपिक पर कराए भी जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर आप पूरा देखो, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है बट वीडियो के बीच में होती है। तो वीडियो लेक्चर आप पूरा जरूर देखिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस। तो अगर आपने पुराना वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटेशंस ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको यह बताया था कि जो राउल्स लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशंस पर वैलिड होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप उल्टा भी कह सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन हो गए। क्या बात है भैया। ठीक है, मतलब राउल्स लॉ सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन पे लगते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, क्या बात है। हाँ देखो, ये तो एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखने क्या वाला हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। दोज लिक्विड और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस that obeys Raoult's law। ठीक है, आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड के, या तो लिक्विड के हो या तो लिक्विड सॉलिड के, लिक्विड सॉलिड या लिक्विड के ऐसे सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसे होमोजीनियस सॉल्यूशंस, ध्यान रखना है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस। ठीक है, मैं जरा यहां पे लिख भी देता हूं कि सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजीनियस। ठीक है, सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजीनियस। वैसे ये तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये तो भाई मैंने सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पे ही लिखवा दिया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं ना, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी डेंसिटी, कलर, टेस्ट, पीएच, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी और फिजिकल कंपोजिशन हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ऐसे तो भैया कोई मजा नहीं आ रही कि और राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो तभी हम लोग उनको क्या कह रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि भाई तुम अपनी क्या करो, कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, है ना। तो भाई इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट के जो मिक्सचर होते हैं, यानी जो सॉल्यूशन होता है, उनको आइडियल या नॉन आइडियल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला भाई यहां पर क्या है, बहुत ध्यान से रखेंगे, सोच रहा हूं किससे लिख दूं, चलो ब्लू से लिख देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, हीट नाइदर बी absorbed nor be released। ठीक है, तो पहला क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि लेट मान लीजिए कि आपके पास ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है और ये आपके पास सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना, चलो यही सब सॉल्वेंट मान लेते हैं, ज्यादा है। तो अगर आप दोनों को मिलाते हो तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, मिलाने के बाद सोल्यूशन बन जाएगा। सही बात है। तो जब सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन बनने में ना तो किसी प्रकार की हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना तो किसी प्रकार की हीट क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। डेल्टा एच का मतलब पता ना क्या होती है, इंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो जरा मैं यहां पे लिख देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने क्लास 11th हमें में उड़ा दी है, ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट होता है डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, वॉल्यूम मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो क्या ये चीज आइडियली पॉसिबल है? मतलब आप खुद बताओ, खुद सोचो दिमाग में कि क्या ये चीज आइडियली पॉसिबल है कि हम सोल्यूट मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करने पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वॉल्यूम मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ा था। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था पॉइंट साइज कंसीडर करके, फिर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था सरफेस को आइडियल फ्रिक्शनलेस मानकर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन ध्यान रखना एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर राउल्ट लॉ के बिल्कुल क्लोजली पहुंचा जा रहा है ना, यानी लॉ फॉलो हो रहा है तो उसके बिल्कुल क्लोजली पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्लास 11 में एक पढ़ा होगा आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? कमेंट करके बताओ कि हम लोग आइडियल फ्लूइड किसे मानते हैं। ठीक है, बताओ। और क्या वाटर एक आइडियल फ्लूइड है? यस और नो, बस इतना कमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब समझो कि यहां पर सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इनको दोनों को मिला रहे हैं, तो मिलाने पर क्या है? वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो वॉल्यूम पहले था सॉल्वेंट का वही वॉल्यूम बाद में भी होना चाहिए, सोल्यूशन का भी वही वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे थर्ड नंबर पे। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या होता है? दे मस्ट, सेम वही पॉइंट है, दे मस्ट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? राउल्ट्स लॉ को भैया फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, हो सकता है बोर्ड की बुक में एनसीईआरटी में ना लिखे, बट डेल्टा जी नॉट मिक्सिंग भी 0 होनी चाहिए। अब डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। याद आ रहा है आपको? क्लास 11 में आपने पढ़ रखा होगा, क्लॉसियस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, थर्मोडायनेमिक्स में होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं पढ़ रखा है, तो यहां पर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। वैसे यहां पे नॉट हटा दो क्योंकि वो स्टैंडर्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है, मस्ट भी 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम दो सॉल्यूशंस को, मतलब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उससे किसी प्रकार की एनर्जी ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके? यूजफुल वर्क को ऑब्टेन कर सके। समझ में आ गया ये चीजें? भाई देखो ना, पहले ही पॉइंट में हमने लिख दिया है कि यहां पर डेल्टा, अच्छा डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 है तो डेल्टा जी मिक्सिंग 0 होगी ही होगी, है ना? वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरे फॉर्म में भी एनर्जी निकल सकती है, लेकिन किसी भी फॉर्म में एनर्जी क्या है? नहीं लिबरेट होगी। और नहीं लिबरेट होगी तो फिर ऐसी कंडीशन में जो डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो 0 होगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि डेल्टा जी मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जो डेल्टा जी होता है उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब होता है? जितनी एनर्जी निकल रही है, आपने दो चीजों को मिलाया, ठीक है, यहां सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो हमने दो चीजों को मिलाया, एनर्जी निकली, उस जो एनर्जी निकल रही है उसमें से क्या हम निकली हुई एनर्जी, जो लिबरेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्या उसका हम कुछ वर्क कर सकते हैं? यूजफुल वर्क, किसी इंजन को रोटेट करने पे, ठीक है, किसी बैटरी को चार्ज करने में, मतलब ये सब वर्क होते हैं। समझा क्या? किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने पे। एरोप्लेन फिक्स है भाई, निकलता है हर वीडियो पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? तो किसी भी प्रकार का कोई यूजफुल वर्क नहीं ऑब्टेन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये वाली? ठीक है, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं निकलनी है, समझो ना कि कोई एनर्जी नहीं निकलनी है। ठीक है, आगे पांचवें नंबर पे यहां पर एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, डेल्टा एस मिक्सिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहां सुन लो। बेसिकली अगर हम एक कंटेनर में सब चीजों को रखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स
कंटेनर में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या उनके एटम्स के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में कितनी रेंडमनेस है, कितनी डिसऑर्डरनेस है, यानी कितने अच्छे तरीके से वो अरेंज है। जितने अच्छे तरीके से वो अरेंज होंगे उतनी उनकी क्या होगी, एंट्रोपी कम होगी, जितने अच्छे तरीके से अरेंज होंगे। अब मान लो यही जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से उबड़ खाबड़ तरीके से रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, तो इनकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो अब अगर आप खुद सोचो कि यहां पर पहले से कुछ चीजें अरेंज थी, फिर ऐसे ही यहां पर भी कुछ चीजें अरेंज थी। अब मैं अगर दोनों अरेंज चीजों को मिला दूंगा तो हो सकता है कि बाद में जो सोल्यूशन बने वो अरेंज हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में जब दोनों को मैं मिला रहा हूंगा तब तो रैंडमनेस खूब ज्यादा होगी ना, मतलब खूब ज्यादा मॉलिक्यूल्स इधर उधर फ्लो करेंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी जो होगी स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी, ठीक है। मिलाने के बाद हमेशा ध्यान रखना, दो चीजों को मिलाने में हमेशा जो एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है और हमेशा इंक्रीज करता है, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो का सीधा सा मतलब यही है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीजेस, या फिर आप कह सकते हो रैंडमनेस इंक्रीजेस। क्लियर हो गई बात वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एग्जांपल तो बताया नहीं आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जरा यहां पे आपको एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल आपको वो लेने हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपके पास हो गया बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। फिर आपके पास जैसे हो गया इथेन प्लस मीथेन, ठीक है, ये हो गया। समझ रहे हो ना, जिनका जो मोलर मास है वो क्या है, कंपेरेबल है। अब आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन इनका जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इनका जो मिक्सचर होता है वो नियरली क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन जैसे बिहेव करता है। समझ में आ गया? तो इथेन प्लस मीथेन हो गया। फिर आप क्या लिख सकते हो यहां पे, है ना, फिर आप यहां पे बहुत कुछ लिख सकते हो। फिर जैसे आप क्या कर सकते हो, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? मतलब आपको ये सब सॉल्यूशंस देने हैं जो बोलने में क्या करें, सिमिलर साउंड करें, जो बोलने में राइमिंग साउंड करें या सिमिलर साउंड करें, ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, हाँ ना। इनमें से किसी को भी आप सॉल्वेंट या किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो। तो ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में फिट कर देते हैं, ठीक है। और देखा भी गया, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये देखा गया कि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? और ये सारी की सारी चीजें भी क्या होती हैं, लगभग कंपेरेबल जो चीजें होती है अप्रोक्सीमेटली इनमें फॉलो करती है। क्लियर हो गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि अगर हमने किसी चीज को आइडियल मान रखा है तो या तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होगा, जो रियल सॉल्यूशन होगा, जो हम प्रिपेयर करते हैं रियल लाइफ में, तो वो इस आइडियल सॉल्यूशन के या तो ज्यादा आगे जाएगा और या तो पीछे जाएगा। सही बात है ना? यही चीज है कि आइडियल सॉल्यूशन से अगर आप भटक रहे हो, आइडियल सॉल्यूशन कोई चीज नहीं है, तो या तो वो थोड़ा सा क्लोज होगी ज्यादा की तरफ से और ज्यादा तो थोड़ी क्लोज होगी कम की तरफ से। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास दो कंटेनर है, बहुत ध्यान सुनना, एक कंटेनर ये हो गया प्लस एक कंटेनर हमारे पास ये हो गया, दोनों को हमने मिलाया तो यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, क्या मैं बताने जा रहा हूं, इसके अंदर है क्या बॉन्ड टाइप, ये है हमारे पास बीकर 1, ठीक है, ये है बीकर हमारे पास 2, ठीक है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? या फिर आप इसको कह सकते हो सॉल्यूट, चलो आप इसको सॉल्यूट कह दो, इसको सॉल्वेंट कह दो, है ना, 1 और 2 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूट के अंदर भाई पड़ा हुआ है ए, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन से होंगे, ए, सही बात है ना, इसके अंदर ए के बॉन्ड होंगे। ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर रखा हुआ है बी, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन से होंगे, इसके अंदर बॉन्ड होंगे बी और बी के। समझ में आ गया? अब जब दोनों को मैंने मिला दिया तो मिलाने के बाद यहां पर सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में क्या होगा, ए बी, सॉल्यूशन में तो ए बी दोनों होगा ना, तो यहां पर कौन से बॉन्ड्स होंगे, ए बी, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है आपको, छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ इतना छोटा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है थोड़ा सा,
मतलब थोड़ा क्या अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना। अब होता क्या है कि जब आप इनका वेपर प्रेशर निकालते हो, इनका वेपर प्रेशर निकालते हो, तो इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम निकलता है एज कंपेयर टू इनके वेपर प्रेशर के। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बताऊं, हालांकि मैंने यहां पे ग्राफ बताया नहीं, स्केल तो यार मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो, है ना। ड्राइंग में तो मैं माहिर हूं, मेरे हाई स्कूल में 99 नंबर आए थे ड्राइंग में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखा गया कि जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग करी, तो यहां पर आपके पास बॉन्ड है ए टाइप के, और यहां पे आपके पास बॉन्ड है बीबी टाइप के। तो जब आपने दोनों को मिलाया, तो यहां पे अब जब बॉन्ड होगी, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने पर यहां पे बॉन्ड आपके पास ए और बी टाइप के मिल जाएंगे। तो अब आप जब अपने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ स्टडी किया, तो यहां पे आपके पास क्या है, अब रिएक्शन को भाई बहुत, अब ग्राफ को बहुत ध्यान समझना कि आप समझो कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट होगा, है ना, और सॉल्यूट नहीं होगा, ऐसे ही तो हम मान के चलते हैं। तो यहां पे आपके पास सॉल्वेंट है, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी मिक्सिंग होती जाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग होती जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है तो उसका प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा वेपर प्रेशर में, और सॉल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने सॉल्वेंट को क्या मान रखा है, बी, और सॉल्यूट को मान रखा है ए। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी के बराबर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर यहां पर पी नॉट बी मैक्सिमम होगा, यानी हाईएस्ट होगा, तो यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि पी नॉट ए क्या होगा। तो सीधी सी बात है, वो जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। अब ये यहां पे प्रोसेसिंग चलती चली आ रही है, जैसे जैसे प्रोसेसिंग चलती चली आ रही है, तो यहां पर इस पॉइंट पर पहुंचते हुए जो पी नॉट बी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो पी नॉट ए है ना, सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप यहां पे इनको क्या करते हो, कंबाइन करते हो, मर्ज करते हो, तो यहां पे ये जो लाइन आपको दिखती है, ये जो लाइन है वो सोल्यूशन की लाइन है, यानी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को ये शो कर रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते हो, तो राउल्ट लॉ ने क्या बोला था, राउल्ट लॉ ने सीधी सी बात यही बोली थी कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो टोटल प्रेशर होगा, जो सोल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए बोलते हैं, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट, ठीक है। और यहां पर हम इस चीज को क्या बोलते हैं, ये बी है, तो इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको मिक्स करके क्या आता है, सॉल्वेंट का, सॉरी मतलब सोल्यूशन का टोटल प्रेशर। समझ आ गया आपको? तो यही चीज आपको मैंने बताई थी कि यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ध्यान रखना है यहां पर पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक्स यहां पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सुनना, ये हमारे पास होता है आइडियल कर्व, मतलब ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का कर्व होता है। अब जैसे ही हम लोग यहां पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में ये देखा जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली में ऊपर एक्सर्ट करने लगता है, मतलब ऊपर ये क्या होता है, थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये बल्ज आउट क्यों हो जाता है, बहुत ध्यान सुनना। तो यहां पर ये जो प्रेशर जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है, अब ये वाली क्या है, अब ये वाली सोल्यूशन की लाइन है। ये वाला कर्व किसका था, आइडियल सोल्यूशन का, और ये वाला जो कर्व होता है ये होता है, इसको मैं काम करता हूं, पॉजिटिव डेविएशन है, तो यहां पे मैं क्या काम कर देता हूं, PS प्लस, ठीक है, PS प्लस लिख देता हूं, ठीक है। तो अब ये जो PS प्लस है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा किससे, PS से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, बहुत ध्यान सुनना, अब ऐसा क्यों है। अब एक बात बताओ, आप जब आप सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो, तो सोल्यूशन को प्रिपेयर करने पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा है, अब आप खुद बताना। एक्स ए फिक्स है, एक्स बी फिक्स है, यानी जीटा है और जीटा बी तो फिक्स ही है, मोल फ्रैक्शन तो चेंज हो नहीं सकता। तो चेंज क्या होगा, क्या चेंज हो रहा होगा कि ये वैल्यू बढ़ रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे पी नॉट ए या पी नॉट बी, ये दो वैल्यूज बचती है हमारे पास जो चेंज हो रही होंगी, ठीक है।
अब ये ऊपर बढ़ रही होंगी तभी तो ये वैल्यू बढ़ रही होगी। अब जब ये वैल्यू बढ़ रही होगी तभी ये पीएस भी बढ़ रहा होगा, और तभी तो पीएस चेंज होकर पी नॉट सॉरी पी पॉजिटिव एस हो गया, यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। ठीक है, तो अब यहां पे पी नॉट है और पी नॉट भी कैसे बढ़ेगा, अब आप खुद सोचो। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है कि जब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन फोर्स हो वो ज्यादा हो, किससे, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, क्या कहने का मेरा मतलब है, यानी यहां पर जो ए बॉन्ड्स हैं, ठीक है, या फिर यहां पे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, वैसे दोनों ही होते हैं एक बार में, है ना, कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यहां पे ए बॉन्ड या फिर बीबी जो बॉन्ड्स होते हैं उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, वो ग्रेटर होता है किससे, ए बी बॉन्ड से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप खुद सोचो कि अगर मान लीजिए यहां पर जैसे हमारे पास ये हो गए 2A और ये हमारे पास हो गए 2B, ठीक है, तो ये ए बी हो गए और ये बी हो गए। ठीक है, इन दोनों में क्या है, स्ट्रांग फोर्स है। अब ये दोनों पास आए, मिला दिया इन दोनों को, तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब हमारे पास देखो सोल्यूशन में ए और बी दोनों ही है, सही बात है, ए और बी दोनों ही है। अब लेकिन बहुत ध्यान सुनना, जब ए बी हमारे पास दोनों ही है तो ऐसी कंडीशन में हो क्या रहा है, ए और बी के बीच में तो बॉन्ड लूज है, लेकिन ए और ए के बीच में क्या है, बॉन्ड्स तो स्ट्रांग है, और बी और बी के बीच में भी स्ट्रांग है। तो जब आप हीट करोगे, जब आप हीट देना स्टार्ट करोगे या टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट करोगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ए के मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी प्रेशर नहीं बनाएंगे। अरे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर याद आ रहा है, क्या बताया था, टेम्परेचर जितना मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ या जो इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल जितना हाई होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, हमको तो यहां पे वेपर प्रेशर हाई करना है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये तो जल्दी ऊपर जा नहीं पाएंगे, ये भी जल्दी प्योर बी ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का जो मिक्सअप होगा उनके बीच में तो इंटरेक्शंस कमजोर है ना, तो वो तो ऊपर जा पाएंगे, और जब वो ऊपर दोनों जा पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में एक ही टेम्परेचर पे, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे, या फिर आप कह सकते हो एक ही फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे तो अब आप खुद बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, सही बात है ना, क्लियर हो गई बात। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ए बॉन्ड के और जो बीबी बॉन्ड का जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा ए बी बॉन्ड के अट्रैक्शन से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ए बी बॉन्ड्स होंगे यानी जो सोल्यूशन के बॉन्ड्स होंगे वो उड़ के जल्दी चले जाएंगे, और ए और जो बी वाले होंगे वो नीचे रह जाएंगे, जो प्योर ए और प्योर बी वाले होंगे वो नीचे रह जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब इस टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं उनका एग्जांपल क्या हो सकता है। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं, बहुत चुनिंदा एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स का जैसे हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर का। ठीक है, फिर एग्जांपल क्या हो सकता है, फिर एग्जांपल यहां पे आप जैसे ले सकते हो एथाइल, एक मिनट, फिर आप ये वाला एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले सकते हो यहां पे डाईएथिल ईथर, है ना, ये सही, ईथर तो सही है, डाईएथिल ईथर प्लस एसीटोन, है ना, एसीटोन का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये चीज हो गई, तो ये आपके पास दो एग्जांपल हो गए, और यही दो एग्जांपल इसमें होते भी हैं। ठीक है, एग्जांपल और होता है, याद नहीं आ रहा कौन सा होता है, चलो कोई बात नहीं, अगले टर्म में बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहां हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में, अच्छा देखो, पॉजिटिव डेविएशन में अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो बेसिकली आपको सीधी सी बात यही बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है, वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं जरा एक लाइन लिखी देता हूं, छोटी सी लाइन है कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। समझ में आ गया, ये चीज आपको क्या है ध्यान रखनी है, और यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एसएसएन रीजन में और किसमें एमसीक्यू पॉइंट पर आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब बहुत आगे ध्यान सुनना, अब हम समझते हैं नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो फिर से आप यहां पे बहुत ध्यान समझो कि मान लो हमारे पास यहां पर क्या है, ए है, और यहां पर हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, और दोनों को हम मिलाते हैं तो यहां पे हमारे पास सोल्यूशन क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। ठीक है, अगेन यहां पर ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है।
ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बॉन्ड टाइप क्या है, ए ए, यहां पे हमारे पास बॉन्ड टाइप है बी बी, और यहां पे हमारे पास बॉन्ड टाइप है ए बी। समझ में आ गया? अब ठीक है, अब यहां पे इसका कर्व कैसे बनता है, बहुत ध्यान सुनेंगे। यहां पे इसका कर्व बनता है इस तरीके से, कुछ सेम वैसा ही है। तुम क्या सोचे थे अलग होगा कुछ? ठीक है, तो यहां बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास आइडियल सोल्यूशन का कर्व हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पी नॉट बी, यहां होगा पी नॉट ए। ठीक है, यहां पे पी नॉट ए 0 होगा, चलो लिख देता हूं फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और यहां पे पी नॉट बी क्या होगा, 0, है ना। यहां सॉल्यूट 0, वहां सॉल्वेंट 0। क्लियर हो गई बात ये वाली? अच्छा ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन क्यों बोला गया? सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो कम होगा किससे, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। समझ में आ गया? तो आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकाला गया, तो चेक किया गया कि जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे रियल सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर भी कह सकते हो, ये सब लैंग्वेजेस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब क्या होता है, बिलो होता है किससे, बेस लाइन से। आइडियल वेपर प्रेशर की बेस लाइन से बिलो होता है। क्लियर हो गई बात ये वाली? तो अब अगर आप यहां पे इसको बोलते हो पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बेस लाइन होती है, ठीक है, ये जो लाइन होती है वो क्या हो जाएगा, पी नेगेटिव एस। क्लियर बात है, पी नेगेटिव एस, और ये बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो होगा तो ये भी वही, ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट यहां पर जो पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यूज है वो एज कंपेयर टू इनकी वैल्यूज की वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर भी नहीं लिखता हूं, है ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि फॉर्मूला सेम ही है, तो अंतर क्या आया? अंतर कुछ नहीं आया, अंतर ये आया कि जो पी नॉट एस है वो क्या होगा, कम होगा किससे, पी एस से। हाँ समझ में आ गया ना? बेसिकली अंतर ये है कि जो पी नेगेटिव एस है वो क्या है, पी एस से कम है। यहां इसका क्या मतलब हो गया, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल में क्या लिखना है, अच्छा एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं। एग्जाम्पल ऐसा क्या होता है, अच्छा आप बताओ खुद, अब खुद बताओ यहां नेगेटिव डेविएशन क्यों हो रहा है, यहां नेगेटिव डेविएशन क्यों हो रहा है? यहां नेगेटिव डेविएशन बेसिकली इसलिए तो हो रहा है ना कि यहां पर जो एबी के जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं एज कंपेयर टू किसके, एबी और बीबी के बॉन्ड्स के। जैसे यहां पर ये वाले बॉन्ड्स स्ट्रांग थे तो इनकी वेपर जल्दी बन रही थी। अब यहां पर जो एबी के बीच का इंटरेक्शन है, यहां पर अब जो एबी के बीच का इंटरेक्शन है, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, जो दो डिफरेंट सब्सटेंस या कंपाउंड्स के बीच का जो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है वो क्या है, वो ज्यादा है। और वो ज्यादा है तो इसी वजह से क्या है, उनका वेपर बनाने पे वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, या ऊपर जा भी रहे हैं तो बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। और सीधी सी बात है, अभी जस्ट बताया था, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे, जितने कम मॉलिक्यूल्स उतना कम वेपर प्रेशर। और सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर का क्या होता है, कमी तो होता है, तभी तो नेगेटिव में क्लासिफाई किया है। क्लियर हो गई ये बात? तो बस यहां पर क्या आपको बताना है, यहां पर आपको बताना है कि बिकॉज लगा के यहां पर भी आप बिकॉज, ये जो लाइन लिखी है ना, ये इसका मेन रीजन है। असर्शन और रीजन में आपसे पूछा जा सकता है। तो एबी के जो बॉन्ड्स हैं का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो ज्यादा है, तभी तो उनकी वेपर नहीं बन रही है। इंटरेक्शन जितने ज्यादा, वेपर उतनी कम। क्लियर? लिख भी सकते हो, शायद मैंने लिखवाया भी था कि इंटरेक्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, या फॉर्म्ड वेपर प्रेशर। तो ए बी बॉन्ड इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन, क्या होगा यहां पर, ए बॉन्ड इंटरेक्शंस एंड बी बी बॉन्ड्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, अब एग्जांपल देख लो। एग्जांपल इसके अंदर क्या हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सीधी बात। तो यहां पर H2O हो गया, और क्या हो सकता है, एथाइल अल्कोहल। H2O और एथाइल अल्कोहल एग्जांपल हो गए। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आप ले सकते हो ग्लूकोज प्लस अल्कोहल, है ना, ये एग्जांपल हो सकता है। अल्कोहल के अंदर आप एथाइल अल्कोहल ले लो, ज्यादा अच्छी बात है ना। फिर क्या एग्जांपल हो सकता है यहां पे, फिर जैसे ये हो गया ना, फॉर्मिक एसिड समझते हो ना, फॉर्मिक एसिड हो गया,
प्लस यहाँ पे आप वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास यहाँ पर क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। पीछे पढ़ने जा रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, फटाफट एक नोट पॉइंट बना लेते हैं, फिर वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ऑब्जर्व्ड, आप सुनना बहुत ध्यान से, यहां पर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। किससे? थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। समझ रहे हो? कुछ आपने दिमाग में सोचा था इतना वेपर प्रेशर तो आना ही चाहिए, उससे भी भाई साहब कम आता है, ठीक है। तो यह तो क्या ही बताए। तो आई होप आपको यहां पर पढ़ाई हुई सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, यहां पे आपको आइडियल सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर आपको पॉजिटिव डेविएशन का क्या करना है, इस कर्व को ध्यान रखना है, और इसका रीजन ध्यान रखना है कि किन बॉन्ड्स के इंटरेक्शंस की वजह से ये लूजनेस या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की वजह से यहां पर ये कर्व ऊपर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा होता है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर भी हो सकता है, यहां पर प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर भी हो सकता है, ये सब इसकी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल यहां पे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। एग्जांपल को ध्यान रख के जाना एग्जाम में, ठीक है। एक बार तो इवन जेईई मेंस में ये सीधे सीधे एग्जांपल्स पूछने लगते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। बोर्ड में एग्जांपल लिखने को आएंगे, जेईई नीट में सीधे सीधे एग्जांपल आपको ध्यान ही रखने हैं, ठीक है। यहां पर जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से, इसका कर्व ध्यान रखना है, और ये डाउन नीचे क्यों जाता है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही। उम्मीद करता हूं कि भैया आपको आज के लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आप बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करो, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप